Good morning guys, today I will teach you cell and battery. Myself Anamika Mishra from Devania Private ITI. आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक होता है सेल एंड बैटरी जिसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सेल एंड बैटरी होता क्या है। सेल जो होता है वो हमारा सेल क्या होता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो भी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम सेल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ईएमएफ से इस युक्ति को, मतलब ईएमएफ उत्पन्न हो रही है जो ये युक्ति है, इसे हम सेल कहते हैं। सेल का सिंबल हमारा कैसा होता है, किस तरह का होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब उसी को हम बैटरी क्या होता है, बैटरी जो होती है वो सेल जो होती है वो बैटरी के एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है और ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी, मतलब कई सारे सेलों का समूह जो होता है वो हमारा बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सेल एंड बैटरी की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सेल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी सेल और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल कहलाते हैं जिसका यूज़ हम एक बार करते हैं और यूज़ खत्म हो जाने के बाद हम उसे फेंक देते हैं, मतलब उसे हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, ये सारे सेल जो होते हैं वो प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल होते हैं। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिनका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ किया फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर से यूज़ करेंगे फिर से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के कारण इसे स्टोरेज सेल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो प्राइमरी सेल होती है ये हमेशा डीसी प्रोवाइड कराती है, सेकेंडरी सेल भी डीसी प्रोवाइड कराती है, सेल तो हमेशा डीसी प्रोवाइड कराएगी। इसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। और इस सेल का काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कैसी होती है, डीसी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब सेल हमारी बैटरी की एक छोटी यूनिट होती है, एक ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में वैद्युत अपघटन या वैद्युत अभिक्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण होता है। इस पूरी फिनोमिना को या इस पूरी युक्ति को हम सेल कहते हैं। सेल का हमारा ये सिंबल होता है, ऐसा सेल का सिंबल होता है। सेल हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी सेल वो सेल होती है जिसका यूज़ हम एक बार करते हैं, उसके बाद हम उसे चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल वो सेल्स होती हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज करते हैं, एक बार वो डिस्चार्ज हो जाती है फिर से उसका यूज़ करने के लिए चार्ज करते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखती है, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करती है। ओके, अब फैराडे जो थे उन्होंने आपको पता है कि फैराडे हमारे सबसे फेमस हैं, वो उन्हीं के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, उन्हीं के प्रिंसिपल सेट पे हमारा डीसी मोटर, जनरेटर, मतलब सब कुछ काम करते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो फैराडे हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए गॉड फादर भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांत पे हमारी मैक्सिमम मशीनें भी काम करती हैं। यहाँ पे भी हम लोग फैराडे के ही लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सबसे पहला लॉ उन्होंने दिया था
फैराडेज लॉ ने दिया था कि किसी भी द्रव्यमान में m इज इक्वल टू, पहले आप हम मैथमेटिकल टर्म से समझ लेते हैं फिर उसके बाद समझेंगे, m प्रोपोर्शनल टू I, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में विघटित होने वाली कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें आयंस अपने आयंस जो होते हैं टूट जाते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में विघटित होने से निकलने वाली मास उसमें उत्पन्न उसमें बहने वाली करंट के समानुपाती होता है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में, ये मान लीजिए हमारा एक कोई भी सेल है जिसमें हमने एक NaCl भरा हुआ है। NaCl क्या है, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का कार्य कर रहा है। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, एक हो गई हमारी एनोड और एक हो गई हमारी कैथोड, ठीक है। तो इस एनोड और कैथोड के बीच में ये जो NaCl बना है, इसके विघटन से उत्पन्न होने वाली मास, इसके विघटन से उत्पन्न होने वाली मास इसमें प्रवाहित होने वाली करंट की समानुपाती होता है, मतलब m प्रोपोर्शनल टू I। तो m प्रोपोर्शनल टू I इंटू t, t क्या है यहाँ पे, टाइम है। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, m इज इक्वल टू z इंटू I इंटू t। m इज इक्वल टू z और IT को हम क्या लिख सकते हैं, q। m इज इक्वल टू z इंटू q। z क्या है हमारा, z है हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालते हैं तो z इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन में q। m की यूनिट क्या है हमारी, ग्राम, और q की क्या है, कूलाम। तो कूलाम्स, ये यूनिट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए हमारा z क्या है और z की यूनिट क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ यही था, उन्होंने यही कहा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में विघटित होने से उत्पन्न होने वाली मास उसमें प्रवाहित होने वाली करंट के समानुपाती होती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। दूसरा लॉ फैराडे ने बोला था कि अगर किसी भी सेकेंड लॉ उन्होंने दिया था कि अगर मान लीजिए कई तरह का हमारे पास मीडियम है, ठीक है, इसमें H2SO4 भरा हुआ है, इसमें NaCl है, इसमें मान लीजिए HCl है, चाहे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, H2SO4 है, NaCl है, CuSO4 है। ये तीन अलग अलग आपके पास सेल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि तीन अलग अलग कंटेनर हैं। तो फैराडे ने कहा था कि तीनों में से, ये मान लीजिए हमारा एनोड हो गया, कैथोड, इसको हमने यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ दिया है, ओके। तो इन तीनों में अगर एक ही समान की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अगर समान मात्रा की समान एम्पियर की करंट को प्रवाहित कराया जाए, मतलब जितना एम्पियर इसमें जा रहा है उतना ही एम्पियर इसमें भी जाए, उतना एम्पियर इसमें भी जाए, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न होने वाले मास, यानी कि इसका मास m1, इसका मास m2 और इसका मास m3, उत्पन्न होने वाला मास उसमें से प्रोपोर्शनल होता है E1, E2, E3। रासायनिक तुल्यांक के प्रोपोर्शनल होता है। एक बार फिर से सुनिए, फैराडेज का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम समान मात्रा की करंट को प्रवाहित कराएंगे तो उसके इलेक्ट्रोलिसिस में से उत्पन्न होने वाले पदार्थ का मास उसमें उत्पन्न होने वाले रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ओके, आप ये याद रखिएगा। आगे जब हम
सेल के टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा आपको पता है कि सबसे पहले हम प्राइमरी सेल की स्टडी करेंगे। प्राइमरी सेल की स्टडी करने के लिए प्राइमरी सेल कई प्रकार के होते हैं। आज हम लोग वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल में क्या होता है, ये हमारा एक कंटेनर है मान लीजिए। अच्छा, आप लोग वोल्टिक सेल समझने से पहले थोड़ा टर्म्स जान लीजिए। हमारी बैटरी के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक धातु की प्लेट होती है जिसके माध्यम से हम करंट को प्रवेश कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सेल में प्रवेश कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर था जिसमें ये एक धातु की प्लेट लगी हुई है। ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, तो धातु की वह प्लेट जिसके माध्यम से करंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करे उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक हो गई हमारी एनोड और एक हो गई हमारी कैथोड। एनोड को हम पॉजिटिव सिरा कहते हैं और कैथोड को नेगेटिव सिरा कहते हैं। अब एनोड कैथोड कैसे है, ये भी एनोड हो सकता है, ये भी एनोड हो सकता है, कोई सा भी एनोड हो सकता है, लेकिन जिसके माध्यम से करंट जो होती है, जिसके माध्यम से करंट इन करती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में अंदर प्रवेश करती है, उसको हम एनोड कहते हैं। और जिसके माध्यम से करंट जो होती है वह इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है, आउट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, एनोड हमारा पॉजिटिव सिरा हो गया और कैथोड हमारा नेगेटिव सिरा हो गया। ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो आपके पास ये एक कंटेनर था जिसमें इलेक्ट्रोड थे। इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक एनोड हो गया, एक कैथोड होता है। अब नेक्स्ट टर्म होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वह विलयन जो इसमें भरा जाता है, वह विलयन जिसमें विद्युत होने पर, विद्युत प्रवाहित होने पर या फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने आयंस में बट जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब वह गोल, वह सांद्रण, वह विलयन जिसमें हम विद्युत प्रवाहित कराने पर या जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो अपने आयंस में बढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब आयंस में बटने की जो फिनोमिना है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl था, ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये टूटा, किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। मान लीजिए हमारे पास H2SO4 था जो हमने यहाँ पे भरा हुआ है, उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा H2+ में टूटा और SO4 में टूटा। यानी कि कुछ टर्म्स जो हैं वो कैटायन के हैं और कुछ टर्म्स जो हैं वो एनायन के हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ वह विलयन जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने आयंस में वो विभाजित हो जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इस प्रकार विभाजित होने की जो फिनोमिना है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स है। कंटेनर तो आप समझ ही रहे होंगे। अब हम आते हैं वोल्टिक सेल पर। वोल्टिक सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि शीशे का एक पात्र था। इस शीशे का एक आयताकार पात्र है जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक हमारा एनोड हो गया और दूसरा हमारा कैथोड हो गया। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से करंट इन करेगी वो हमारा एनोड होगा और जहाँ से करंट आउट करेगी वो हमारा कैथोड होगा। इसमें हमने क्या किया कि हल्का डाइल्यूट H2SO4 का विलयन भरा। मैंने नहीं भरा था, वोल्टा ने भरा था। ठीक है, वोल्टिक सेल की खोज जो हुई थी वो 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा
अलेक्जेंडर वोल्टा नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने खोजा था इसे। डायलोरेस्टो, तो हमने वीगन किसका बना, डायलोरेस्टोसोफोर का। अब हम ये जो कैथोड की प्लेट है, ये बनाते किसकी है, जिंक की बनाते हैं। जिंक की क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास प्योर जिंक है तो ये H2SO4 में अभिक्रिया नहीं करता, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इसी कारण से हम कैथोड की प्लेट को जिंक में बना लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉजिटिव सिरा है ये हम कॉपर का लेते हैं। अब हम इन दोनों के सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दोनों के सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। आपको पता है वैसे भी अगर हम डीसी चेक करने के लिए देखते हैं तो उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारी डीसी प्रभावित हो रही है। तो यहाँ से हमारी डीसी तो जा रही है ना, तो डीसी जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे। ये कॉपर का वायर था जिसके दोनों टर्मिनल को उठाकर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी में डीसी होता है, इस डीसी के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगे। अब यदि इस तार को हम यहाँ पे काट देते हैं और काटने के बाद यहाँ पर एक बल्ब जोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि ये बल्ब जो होता है वो जलने लगता है। इसका मतलब ये है कि फैराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ था वो हमारा वर्क कर रहा है और इसमें हमारी विद्युत जो है वो चलने लगी, यानी कि करंट जो है वो बहने लगी है। ठीक है, देखो आपको पता है कि जब कभी भी हमारी इस जिंक की प्लेट को थोड़ा सा डुबोया जाता है तो कोई भी इस समय अभिक्रिया नहीं होती है। अब कॉपर की प्लेट को भी डुबोया जाता है तो कुछ अभिक्रिया होती है, यानी कि जब हमारा जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये होता है हमारा ZnSO4 प्लस H2, और अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू H2। ठीक है, ये इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें विद्युत का संचालन होने लगता है, मतलब करंट जो होती है वो पास होने लगती है। यही हमारा वोल्टिक सेल का वर्किंग था। एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए। वोल्टिक सेल जो होता है इसमें एक शीशे की आयताकार आयताकार बर्तन है जिसमें हमने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। इलेक्ट्रोड डालने से पहले ये नहीं पता होता है कि कौन सा एनोड होता है कौन सा कैथोड होता है। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करती है उसे हम एनोड कहते हैं और जिसमें से बाहर निकलती है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो जो हमने कैथोड का सिरा था उसे जिंक का बनाया है। प्योर जिंक होने के कारण ये हमारा H2SO4 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे जिंक का बना दिए हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो एनोड वाला था उसको हम कॉपर का बनाए हैं। अब अभी तक कोई अभिक्रिया इस सेल में नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों के सिरों को एक तांबे के तार से जोड़ा, तांबे के तार से जोड़ने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगे। यहाँ से डीसी आ रही थी, डीसी आने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगे। इस बुलबुले से हमें ये पता चला कि हाँ करंट जो होती है वो पास हो रही है। फिर हमने यहाँ पे काट पे एक बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाने से बल्ब जल गया जिससे हमें पता चला कि करंट पास होती है। अब आपको पता है कि करंट है तो ईएमएफ होगा ही। ईएमएफ कितना होता है हमारा, ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट। वोल्टिक सेल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वोल्टिक सेल का ईएमएफ वोल्टेज कितना होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो 1.08 होता है। नेक्स्ट हम ये समझते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे ये बल्ब जला, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। क्या हुआ कि हम इस जिंक का जो प्लेट था यानी कि इलेक्ट्रोड जो उसे हल्का सा डुबाए और कॉपर को हल्का सा डुबाए, तो ये H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, यानी कि Zn प्लस H2SO4 के बीच कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। इस केमिकल रिएक्शन के कारण ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन के रूप में मुक्त हो गया। यह हमारा वोल्टिक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइमरी सेल के कुछ दोष देखेंगे, फॉल्ट जो कि लोकल एक्शन और पोलराइजेशन होता है। इसी वजह से वो बार बार उसको चार्ज नहीं किया जा सकता और बार बार उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सेल होता है हमारा डेनियल सेल, उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।